हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एसएसटी। जैसे कि मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ क्लास 11 का, तो वो आ चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी को। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो दिल थाम के पढ़ते रहिए। चलिए, जो पहला माइंड में आता है क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ रहे, तो पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही आएगा। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये 6 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखा जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फंडामेंटल बॉडी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, जो कि बताता है कि कैसे स्टेट को गवर्न किया जाए, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास 4 फंक्शंस है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो ये चारों फंक्शन को हम पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। जो पहला फंक्शंस बोलता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। जो पहला जो फंक्शंस है वो बता रहा है कि जो कोई भी एक सोसाइटी है उसमें एक सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर राइट्स तो वॉल्यूशन कर सकता है या फिर कोई भी किसी भी तरह से वॉयलेट कर सकता है राइट्स को। तो उसके लिए कुछ सर्टेन बेसिक रूल्स होना चाहिए ताकि सब पीपल कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे को और मान सके। और ये जो लॉ है जो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्फोर्सेबल है, ये आपको मानना ही होगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सिंपल सी बात। अब सेकंड में आते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. ये बता रहा है सेकंड फंक्शन में कि किसे डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाए, कौन जस्टिफाइबल पावर, जो जिसको पावर दिया जाए वो कैसे जस्टिफाई कर सके कोई भी डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि हमारे इंडिया में पीएम को हम लोग चूज़ करते हैं बाय इलेक्टिंग। सो वो डिसीजन मेकिंग लेता है कोई भी इकोनॉमिक बेस या फॉरेन बेस जो भी, तो वो डिसीजन लेता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो होना भी चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है सेकंड फंक्शन में कि किसे पावर दिया जाए, कौन जस्टिफाइबल डिसीजन ले सके उसी को। अब थर्ड फंक्शन में आते हैं। जो तीसरा फंक्शंस बोलता है वो देखा जाए, the third functions of a constitution is to set some limits on what government can impose on the citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. जो तीसरा फंक्शंस है वो बता रहा है कि जो भी आप समझ लीजिए, जो सेकंड फंक्शन में हम पढ़े कि किसे पावर दिया जाता है, ठीक ना, किसे पावर देना चाहिए। सो आप किसी को पावर दे दिए तो वो पावर को मिसयूज़ कर रहा है गलत तरीके से, तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स लगाए हैं उनके पावर में कि आप किसी भी पीपल के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेट्स ऑफ लिमिट्स लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और ये एज ए सेंस फंडामेंटल राइट्स आप बोल सकते हैं। अब आते हैं चौथा जो लास्ट है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट ए कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जो लास्ट फंक्शन बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा पीपल्स का एस्पिरेशंस को, एस्पिरेशंस एंड गोल। और एक पीपल या सोसाइटी बोल लीजिए, उसका एस्पिरेशन और गोल क्या हो सकता है। जैसे किसी राइट बेसिस या रेस के बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो उसका गोल होगा कि ये चीज़ को रोका जाए। तो गवर्नमेंट का एक काम है कि उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, इक्वलिटी कैसे लाएंगे। तो यही फोर्थ फंक्शन है कि गवर्नमेंट को एस्पिरेशन और गोल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, पीपल का क्या एस्पिरेशन है, क्या गोल है। सो यही था फोर्थ फंक्शन में। अब नेक्स्ट देखते टॉपिक
फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। इसे आप फिफ्थ फंक्शंस बोल सकते हैं। एज ए बोला नहीं गया लेकिन तब पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे ही आता है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए उसे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। ये जो टॉपिक है इसमें इसके अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटी जो इसके पार्ट्स है वो 3 पार्ट है, जो कि पहला पार्ट है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरा पार्ट है मॉरल आइडेंटिटी, तीसरा पार्ट है नेशनल आइडेंटिटी। जो पहला आइडेंटिटी वो बोलता है कि एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट ऑन्स बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जो भी हम लोग जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी रूल एंड लॉ लगाए तो वो रूल को हम लोग मानते हैं, तो हम लोग का पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गया। और सेकंड में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क विद इन वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशन गोल्स एंड फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स authoritative constraints upon what may or may not do. It defines fundamental values what we may not trespass. So the constitution also give one moral identity. जैसे हम लोग सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट या वैल्यू होता है तो उसे हम मोरल आइडेंटिटी कह सकते हैं। उसी तरह फंडामेंटल आइडेंटिटी जो बोल रहा है इसमें जो सेकंड पार्ट है मोरल आइडेंटिटी, उसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ होते हैं, उससे हम ट्रेस पास नहीं कर सकते। मीन्स उसका जो रूल है वो हम तोड़ नहीं सकते। उसी को बोलते हैं मॉरल आइडेंटिटी। जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स हैं, वैल्यूज़, फंडामेंटल राइट्स या वैल्यूज़। जो तीसरा में है नेशनल आइडेंटिटी, ये बताता है रिलेशनशिप्स। देखते हैं डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन ऑन व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। दिस रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री। जो तीसरा है नेशनल आइडेंटिटी, वो डिफरेंस या रिलेशनशिप बिटवीन बताता है नेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसी को हम लोग नेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब ये द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट में 3 आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप पहले से जानते हैं और आगे भी जान पाएंगे इसके बाद। जो पहला क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने पहले ही पार्ट में बताया। हाउ इफ़ेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन बस जस्टिफाइबल है कि मोर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो चलिए आप इन दोनों का क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं, आप पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा इसमें। द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो पार्ट है सब पार्ट, इसमें जो पॉइंट्स इससे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट comprises ए नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। ये आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो मैंने पहला डेफिनेशन बनाया ये उसको दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल है, उसमें बताता है कि कैसे स्टेट्स को गवर्न किया जाए और क्या क्या नॉर्म्स प्रोसीजर्स लिया जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है यूनाइटेड किंगडम का, जो जिसके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है तब पर भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड किंगडम का, तो ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। ये सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, तो आपको इसमें पता चल जाएगा। मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ था उस सब के बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूटेड विच वेर क्रिएटेड इन द आफ्टरमेथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ये जो मैंने 3 कंट्री का नाम बताए, तो ये तीनों जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद जो जैसे बोल सकते हैं सेक्रीफाइसेस किए, जैसे
इक्वलिटी का, रेस कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन का। उसी के बाद कैसे इसे ख़त्म कर पाएँ, इसलिए इस सब का बेसिस से कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बना। सो ये 3 गो कंट्रीज है। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्ट टू सच रेफरेंडम बट नेवरथलेस कैरीज न्यूमरस पब्लिक अथॉरिटी। जो रेफरेंडम का मतलब होता है जैसे आपको यस नो में ऑप्शन मिलता है, वैसे होता है। तो इंडिया ऐसे टर्म में गया नहीं था, इसलिए इसके बारे में बताया गया है। अब जो लास्ट पॉइंट है, ऑल्थो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949. It drew upon a long history of the nationalist movement that had remarkable ability to take along different sections of Indian society together. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बना है, और ये बहुत लॉन्ग है। माना भी जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि बहुत टाइम ले लिया बनने में। और क्योंकि इसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो पब्लिक का ही ओपिनियन में है और नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी इनहेरिटेड है। मोड ऑफ प्रोमल्गेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए इसके मतलब जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर that instance allow permanent majorities to oppress minority group within a society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution, or a constitution that systematically privileged some member at the expenses of other, or that systematically enriched the power of small groups in a society. पहले हम जानते थे कि मेजोरिटी को बहुत पावर था मेजोरिटी के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डिसीजन बेसिस होता था कहीं पर भी तो मेजोरिटी का पहली बात सुना जाता था, और मेजोरिटी का ही तरफ सब थे कि हम जो भी मेजोरिटी में बोल रहे हो वो राइट होंगे, जो माइनॉरिटी में बोल रहे हो रॉन्ग होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। ये जो सस्टेटिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब यही होता है कि माइनॉरिटी को भी पावर है कि हाँ उसका भी बात सुना जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया भी है कि माइनॉरिटी का भी बात सुना जाए, या कोई स्पेशल पर्सन होते हैं उनका ही बात सुना जाता है, कॉमन पर्सन का नहीं बात सुना जाता है। सो कॉमन पर्सन ऑल्सो हैव द राइट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बताया कि सस्टेंटिव प्रोविज़न में कि माइनॉरिटी या कॉमन पीपल को भी मिलेगा मौका कि वो रिप्रेजेंट कर पाए, या किसी चीज़ में जस्टिफाइबल जो भी डिसीजन हुए हैं उसको जस्टिफाई मिले। जो सेकंड पॉइंट है, इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। ये जो बता रहा है पॉइंट, ये डिसीजन मेकिंग से है कि कोई भी एक जुडिशरी हो उससे मान लेते हैं, जुडिशरी जो है वो किसी की तरफ नहीं रहती है, वो अपने से जो भी सही लगता है वो डिसीजन लेती है। सो कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता है मानते हैं, लेकिन सबको को एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कर नहीं पाता है कि किसी को भी परफेक्ट जस्टिस मिल पाए, ज़्यादातर को नहीं मिलता, मीन्स माइनॉरिटी को मिलता है, कम जैसे बोल सकते हैं कम जन को। सो यही इसका कंक्लूजन था। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इससे हम जैसे आप जानबे करते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं, जिनमें 3 तरह के गवर्नमेंट बॉडीज़ आते हैं, पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और जो चौथा है वो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। One way of such intelligent designing a constitution is ensuring that no single institution acquire a monopoly of a power.
This is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian Constitution, for example, horizontal fragments across different institutions like the legislature, executive, and judiciary, and even independent statutory bodies like election commission. This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, other can check its transition. An intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian constitution. जैसे कि इसमें लिखा है कि कोई भी एक सब बॉडी, तीनों में से या चारों में से कोई भी मोनोपोली ऑफ पावर या कोई भी एक सिंगल हैंड के ऊपर पावर नहीं रहेगा। जो तीनों गवर्नमेंटल बॉडी है, सबके पास इक्वली पावर डिवाइडेड रहेंगे, और कोई भी अगर गलत करता है तो उसको चेक कर सकता है, इसलिए इसका नाम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल, दोनों तरह का है वो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट में जाते हैं। हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये सबसे मेन टॉपिक है आपका बुक का, सबसे मेन टॉपिक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले स्लाइड्स में था कि कैसे प्रोमulgation हुआ, कैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ। जैसे उसमें डेट एक्यूरेट नहीं लिखा था, इसमें लिखा है 9 December 1946 एंड रिसेंबल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडिंग इंडिया ऑन 14 August 1947. Its members were chosen by indirectly election by member of Provincial Legislative Assembly that has been established under the Government of India Act 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet, known as the Cabinet Mission. ये आपको पॉइंट से मार्क करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये फर्स्ट पॉइंट से मैंने पैराग्राफ में लिख दिया है। एनसीईआरटी बुक में आपको पॉइंट्स वाइज मिलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। Each provinces and each princely states of a group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in around 1:10 lakh. As a result, the provincial that were under the British rule were elected 292 members, and the princely state were allotted a minimum of 93 seats. The seats in each provincial were distributed among the three members communities, Muslims, Sikhs, and General, in proportional to their respective population. Members of each community in the provincial legislative assembly, each their own representative by the method of proportional representation with a single transferable vote. The method of selection in the case of representative where princely states were determined by a consultation. ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है, पैराग्राफ छोटा मीन्स एक छोटा सा एक पैराग्राफ, उसके बाद पॉइंट्स है जो कैसे सिलेक्शन होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके लिए जो मेंबर्स चाहिए थे वो कौन सा बेसिस पर लिए गए थे, वो आपके बुक में मिल जाएंगे और पॉइंट वाइज है, वो इजी होगा पढ़ने में। मैं ये समझा दे रहा हूँ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था 9 December 1946, पहली मीटिंग। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन कब मिले थे, 14 अगस्त, इतना दिन बाद 1947। वो फिर जो आया था कैबिनेट मिशन के तरफ से जो प्लान्स आए थे कि कौन सा बेसिस पर मेंबर्स को चूज़ किया जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कैबिनेट मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्लान्स थे वो मैंने बता दिया कि कैसे जो भी प्रिंसली और जो ब्रिटिश के अंदर स्टेट है प्रिंसली और वही स्टेट्स को ब्रिटिश स्टेट्स बोलेंगे, तो उसमें क्या प्रोपोर्शनल डाला गया 1:10 लाख। जैसे कोई भी एरिया में समझ ले 20 लाख जन है तो उसमें से 2 जन इलेक्ट होंगे। सो वहीं था। फिर जो ब्रिटिश के अंडर में तो वो 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, 292। फिर प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ पर राजा महाराजा लोग का राज समझ सकते हैं, तो वहाँ पर 93 सीट्स मिले गए थे क्योंकि ज़्यादा नहीं था राजा महाराजाओं का समय, ज़्यादातर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था इंडिया को। फिर जो भी सीट्स है वो 3 बेसिस पर डिवाइड थे, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ये 3 बेसिस पे डिवाइड थे और इन्हीं बेसिस पे सीट्स मिलते थे।
फिर जो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे चूज़ किए जाते थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो है ये आपको समझने वाली बात है कि क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं 5,000 पीपल थे ना वैलिड वोट्स जो वोट दे रहे हैं। सो एक सीट है, 4 कैंडिडेट हैं। सो उसको कैसे हम करेंगे, उसे फाइंड कैसे करेंगे कि किसे मिलना चाहिए। So before we do anything else, we need to work out the number of votes candidate need to be elected. इसे हम कोटा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं ऊपर ही लिख के बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके बुक में नहीं दिया गया है, या फिर पूछ तो नहीं है सकता है कि जो भी वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स दे रहे हैं आपको, यहाँ पर नहीं लिख, जो भी आपको वैलिड वोट दे रहे हैं जो वोटर्स है, उसको डिवाइड करना है कितना सीट अवेलेबल है। तो उसको +1 से करना है आपको प्लस, उसके बाद +1 फिर से करना है, तो वो इक्वल टू कोटा हो जाएगा, कितना कोटा बचा। सो जिसका कम कोटा आएगा उसको डिस्क्वालीफाई आप बोल सकते हैं, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सो इस हिसाब से वो लेते जाते थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे कहते हैं। सो ये समझने वाली चीज़ थी। और जो प्रिंसली स्टेट से उसको आंसर से कर लगते थे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उससे। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हुआ। पार्टीशन के बारे में, कब कितने जन आए थे साइन करने कॉन्स्टिट्यूशन, कब फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, those members who were elected from territories were fell under Pakistan keys to be member of the Constituent Assembly। जो भी पार्टीशन हुआ था प्लान 3 जून 1947, जो भी इलेक्टेड थे जो टेरिटरीज के, जो फेल पाकिस्तान में जो अंडर आते थे, उन्हें निकाल दिया गया था और पाकिस्तान में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे होंगे। तो द नंबर ऑफ मेंबर असेंबली रिड्यूस टू 299 सॉरी, पहले तो 292 प्लस 292 थे और प्रिंसली स्टेट के 93 थे। तो वो टोटल हो रहे थे, ऐड करके देख लेते हैं। तीन सौ सोलह हो रहे थे। तो पहले ये जो मेंबर्स है वो तो घटेंगे ही। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था, यहाँ पर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड अडॉप्टेड द appended their signature to the constitution as finally passed. The constitution came into force on 26 जनवरी 1950। जो कि बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइन करने आए थे 24 जनवरी 1950 को, और जो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो द असेंबली had 28 members of scheduled caste in terms of political parties. The Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in assembly after the partition. The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all the state opinion within it. So 20 जो 82% है वो सीट्स जो कवर कर रहा था वो कांग्रेस पार्टी। जैसे ही आप जानते हैं कि कांग्रेस एक बहुत ओल्डेस्ट और बहुत बड़ा पार्टी है, वो बहुत जगह में फैला हुआ था उस समय। सो 82% सीट्स जो है कांग्रेस पार्टी के ही थे, और 28 जो सीट्स थे वो एससी के लिए थे। सो ये पार्ट में इतना ही है। अब आगे देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। जैसे डेलिब्रेशन का मतलब जैसे आप स्कूल में डिबेट करते हैं तो वो उसे ही डेलिब्रेशन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत डेलिब्रेट हुए कि ये लॉ को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये जैसे कि कोई रूल हो या लॉ हो,
वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है या नहीं है, उसे सोच विचार में डेलिब्रेशन होते थे। सो पॉइंट्स में आते हैं। Each member deliberate upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. These were often disagreements among members, but few of these disagreements could be traced to the member protecting their own interest. जो भी कोई जैसे सोचता था कि पब्लिक के बारे में, तो उसके लिए डेलिब्रेट करते थे अदर पीपल्स, तो उससे पता चल जाता था कि वो लोग खुद के इंटरेस्ट के लिए अपना रूल एंड लॉ बनाना चाहते हैं। तो माइंड में था उन लोग का। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। The introduction of universal suffrage, meaning that all citizens reached at a certain age would be entitled to be voted irrespective of religion, caste, education, gender, or income. So, while the members felt no need at all to discuss the issue, would have right to vote, every other matter were seriously discussed and debated. सो यूनिवर्सल सरफेस, जैसा कि मैंने बोला कि सबको एक सर्टेन बेसिक राइट होना चाहिए कि वोट के लिए। सो उस पर कोई डेलिब्रेट नहीं हुई, क्योंकि जानते ही सबका एक राइट्स है यूजुअली। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंगेज इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इंगेज है पर्सन, उसमें जो फैक्ट्स देते थे उसे पब्लिक रीजन बोलते थे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्रोसीज्यूर। इसमें हम पढ़ने वाले कौन कौन कमेटी के चेयरपर्सन हैं और क्या क्या डेलिब्रेट इनके बीच भी हुआ था। द 8 में मेजर कम्युनिटीज़ है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर दिस कम्युनिटीज़। Ambedkar have been bitter critic on Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. Patel and Nehru disagreed on many issues. Nevertheless, they all worked together. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution, which were subjected to debate by the entire assembly. कुछ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में भी डेलिब्रेट हुए अपलिफ्टमेंट के बारे में, शेड्यूल कास्ट के। सो ये सब कुछ थे पॉइंट्स प्रोसीजर्स में कि कैसे क्या डेलिब्रेट हुए। अम्बेडकर और गांधी के बीच में अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, मीन्स गांधी और कांग्रेस के से थोड़ा नाराज़ थे अम्बेडकर जी, क्योंकि अपलिफ्टमेंट के बारे में कुछ किया नहीं जा रहा था, इसलिए। Inheritance of nationalist movement. The Constitutional Assembly was given a concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movement for decades preceding the promulgation of the Constitution. The nationalist movement had the shape and form of government India should have, the value it should uphold, the inequalities it should overcome. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो इनहेरिटेड है नेशनलिस्ट मूवमेंट से। क्या क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, क्या क्या जैसे सेक्रीफाइसेस किए हैं ह्यूमंस ने, तो उसके बेसिस पे जो रूल है या फंडामेंटल है राइट्स वो बनाए गए हैं। और जो सेकेंड है उसमें आते हैं द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। द रेजोल्यूशन इंस्कल्प्टेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो डिफाइन करता है एम्स को, कौन सा बेसिस पर, जैसे कौन सा बेसिस पर जैसे फंडामेंटल राइट्स बना रहे हैं, उसका कुछ एम होना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा से रूल या लॉ बना रहे हैं उसके ऊपर। तो ये नेहरू जी ने लागू किया था 1946 में। और इस मेन पॉइंट्स उसके बारे में पढ़ने वाले, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, क्योंकि अपलिफ्टमेंट भी ज़रूरी था बैकवर्ड कास्ट का, और भी बाकी सब एम्स कंट्री के बारे में भी। तो आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो पहला है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। जो इंडिया है वो स्वतंत्र है और सेल्फ रूल है। सोवरेन का मतलब सेल्फ रूल होता है। सेकंड में, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ ईस्ट while British India territory, Indian state and other parts outside British India and India states are willing to be a part of union. जो इंडिया जो थे
यूनियन का ये मतलब एक साथ। ईस्ट वाइल मतलब जो पहले था ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, जो भी पार्ट्स थे पहले जो गवर्न किया जाते ब्रिटिश के हाथ में थे, वो अब पार्ट है इंडिया के, विलिंग टू बी पार्ट, ठीक ना। क्योंकि पहले जो रूल किए थे तब तो अलग थे, सब ब्रिटिश अपने अपने झमेले देखते थे। अब तीसरा में आता है टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शेल बी ऑटोनॉमस यूनिट एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोज हु असाइंड और बास्टेड इन द यूनियन। जो जो भी अपने अपने टेरिटरीज है वो अपने अपने मामले में रहेंगे, कोई भी किसी के ऊपर भारी ना पड़े। ऑटोनॉमस मतलब वही होता है आंतरिक मामलों में स्वतंत्र, अपने अपने में सेल्फ डिपेंडेंट रहें, अपने जो मामले हैं प्रॉब्लम्स वो अपने तक रखें और किसी से हेल्प मांग सकते। गवर्नमेंट है सेंट्रल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है बात करने के लिए, कोई भी किसी के ऊपर झमेला के जैसे मामले उस सब में ना पड़े। फोर्थ मतलब ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ इट्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शेल फॉलो फ्रॉम द पीपल। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया जो है इसमें जो भी जैसे हम एमएलए पीएम चुनते हैं वो हमारे जरिए होते हैं, क्योंकि हम ही डिसाइड करते हैं क्योंकि कि कौन पीएम बनेगा कौन एमएलए। सो पीपल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस प्लेस। All the people shall be guaranteed and secured socially, economic, political justice, equality of status and opportunities, and equality before law, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faiths, worship, vocation, association, and action, subject to law and public morality। जो भी जैसे एम्स, जैसे मैंने एम्स बताया तो इसमें तो अपलिपमेंट की बात होगा ही। सो कोई भी सबको को इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा और सबको को सब तरीक़ा से जो जो राइट्स है वो मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ कुछ बताया, जैसे अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम, जैसे फंडामेंटल फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, सबको को मिलने चाहिए। वही हो गया मेन जो एम होता है रेजोल्यूशन का, जिसने नेहरू जी ने निकाला था इसी के बेसिस में था। द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइब्स डिप्रेस एंड अदर बैकवर्ड क्लास सेल प्रोवाइड एडुकेट सेफ गार्ड। वहीं अपलिपमेंट के बारे में कोई जो बैकवर्ड क्लास SC ST OBC है उन लोग को कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहिए। The territorial integrity of republic and its sovereign rights on land, sea, air and shall maintain according to justice and law civilized nation। जो भी राइट्स हैं लैंड सी एयर उसको मेंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंगली, जो जो रूल्स एंड लॉ बनते हैं सरकार की तरफ से फॉलो करना चाहिए, फॉलो होना चाहिए अच्छे तरीके से। The land will make a full and willing contribute to promotion of world peace and welfare of mankind। जो भी है शांति तरह से रहना चाहिए, कोई भी आंतरिक मामलों में जैसे मैंने बताया कि पढ़ना नहीं चाहिए किसी के। सो सबको को अपने तरीके से पीस चाहिए, शांति चाहिए लैंड में। सो वो बनाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कैसे पीस हो लैंड में, शांति से कैसे रह सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उसको डिसीजन कैसे जस्टिफाइबल हो सके, उसी के बारे में। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैलेंस अरेंजमेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे पास बैलेंस इंस्टीट्यूशनल मैंने पहले बताया कि वो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि सबको अपने जो भी एक मोनोपोली ऑफ पावर नहीं हो सकता पहली बात, और चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। While involving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experience of other countries. Thus, the framers of the constitution were not averse to borrowing from other constitution tradition। जो इंडिया का है, इंडिया का बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने का ये है जो वो दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैसे चलेगा। सो बोरोइंग फ्रॉम फ्रांस, USSR, ब्रिटेन, ये सब जो जगह है उस सब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का इनहेरिट किए हैं कुछ पार्ट।
सो इसमें इतना ही था इसी के बारे में। सो वीडियो देखने लगे, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे टर्म वाइज पोर्शन कि क्या क्या टर्म वाइज है। सो मैं टर्म वाइज पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज। मैं थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि टर्म जब 1 आएंगे तब आप कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे, हम कुछ और पढ़ा रहे होंगे। सो हम टर्म वाइज वाला वीडियो डाल देंगे साथ में। और पॉलिटिकल थ्योरी से अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो पढ़ा है ये भी फर्स्ट टर्म में और वो भी पॉलिटिकल थ्योरी भी का इंट्रोडक्शन भी फर्स्ट टर्म में मिलेगा। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो में आगे तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टर्म वाइज सब्जेक्ट क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। और शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें।